एक छोटे से गांव में नीतू अपनी सास रीना के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक रात नीतू अपनी सास रीना से बोलती है, माँ जी, ये बच्चा चुराने का सुझाव मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता कि हम गलत करने जा रहे हैं? बहू, कुछ गलत नहीं कर रहे। तू तो जानती है ना हम सब किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर। सुबह होने से पहले हमें एक बच्चा चोरी करना है। इस तरह से रीना अपनी बहू के साथ गांव के एक घर में जाती है, जहां एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सो रही होती है। फिर क्या था, उस औरत को गहरी नींद में सोता देख नीतू और रीना मौके का फायदा उठाती हैं और उस बच्चे की चोरी कर लेती हैं। अगली सुबह जब वो औरत उठती है तो अपने बगल में अपना बच्चा ना देखकर रोती हुई बोलती है, मेरा बच्चा कहाँ गया? रात को तो मैं अपने बच्चे के साथ ही सोई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी उसे सैर पर ले गई हो। लेकिन अगर माँ जी उसे सैर पर ले जाती तो मुझे जरूर बताती। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने मुझे सोता हुआ देख मुझे उठाना जरूरी ना समझा। मैं भी खामखा परेशान हो रही थी। खैर, मम्मी जी आती होंगी, मैं उनसे पूछ लूंगी। इस तरह से वो औरत अपने दिल को तसल्ली देती है। पर कुछ देर बाद जब उसकी सासू माँ आती है तो वो अपनी सास से अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी सास उससे बोलती है, बहू, ये तो क्या बोल रही है? मुन्ना घर में नहीं है, पर मैं तो मुन्ने को अपने साथ लेकर कहीं नहीं गई। और तू तो रात में बच्चे के साथ ही सो रही थी ना। मैं तो बाहर थी, फिर भला मैं बच्चे को अपने साथ कैसे लेकर जाऊंगी? अब क्या था, अब जैसे ही उस औरत को ये पता चलता है कि उसका बच्चा चोरी हो गया है, वो बिलक बिलक कर रोने लगती है और गांव में सरपंच के पास जाती है। लेकिन फिर भी उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात उसी गांव में एक बच्चा फिर चोरी हो जाता है। मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी कुछ दिन पहले कुसुम बहन का बच्चा चोरी हुआ था, और अब मेरा। कौन है इस गांव में जो बच्चा चोरी कर रहा है? इस तरह से वो औरत रोने लगती है और गांव के हर घर में जाकर अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करती है। अम्मा, क्या आपने मेरा बच्चा देखा? अरे बेटा, मैं तेरा बच्चा कहाँ से देखूंगी? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ जो घर घर जाकर मैं बच्चे को खिलाऊं। माँ जी, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले ही कुसुम बहन का बच्चा चोरी हुआ था और अब मेरा हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे गाँव में? इस तरह से वो औरत भी सरपंच के पास जाती है और अपने बच्चे चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाती है। इस तरह से गांव में बच्चे चोरी होने का सिलसिला बढ़ने लगता है। बच्चे की चोरी इतनी ज्यादा होने लगती है कि दिन में भी बच्चे गायब हो जाते हैं। बच्चे की ऐसी चोरी से गांव के लोग अब अपने बच्चों को रात में तो क्या, दिन में भी बाहर नहीं निकलने देते। और एक दिन जब हरिया की बेटी गायब होती है तो हरिया सरपंच और सभी गाँव वालों से बोलता है, सरपंच जी, 1 महीने होने को आ गए। 1 महीने से लगातार बच्चों की चोरी हो रही है। गांव से 30 बच्चे गायब हो चुके हैं, पर अब तक आप कुछ नहीं कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे चोर के साथ मिले हुए हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो याद रखना, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हरिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये घिनौना इल्जाम मुझ पर लगाओगे। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि हम सब आपके ऊपर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर आप पता कीजिए ना कि आखिर कौन है इस गांव में जो बच्चे की चोरी कर रहा है। अब सरपंच को भी कुछ समझ नहीं आता और सरपंच हरिया को अपनी हवेली में बुलाकर उसके साथ एक प्लान बनाता है। अब रात होते ही रीना और नीतू बच्चे की चोरी करने के लिए निकल जाती हैं और दोनों सास बहू देखती है कि एक बूढ़ी औरत अपने पोते को लिए घर के बाहर सो रही है। जैसा ही दोनों सास बहू की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, वो दोनों बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब वो दोनों सास बहू बच्चे की चोरी करने लगते हैं तो वो दोनों देखती हैं कि वो बच्चा नहीं, असल में एक गुड्डा था। ये देख नीतू अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये तो एक गुड्डा निकला। अगर हमने कल सुबह तक सरकार को बच्चा नहीं दिया तो कहीं वो। बहू, मुझे लगता है हो ना हो ये गांव वालों की ही चाल है।
रीना बोली रही होती है कि सरपंच समेत सभी गांव वाले रीना और नीतू को घेर लेते हैं और उन दोनों सास बहू से बोलते हैं। ओह, तो तुम दोनों हो सास बहू जो बच्चों की चोरी कर रही हो? तुम सास बहू को शर्म नहीं आती बच्चों की चोरी करती हुई? अरे इन्हें शर्म आएगी, इन दोनों की कोई औलाद थोड़ी ना है। अगर इस नीतू की अपनी कोई संतान होती तब इसे अपने बच्चे से बिछड़ने की पीड़ा का पता चलता। बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस गांव में। आज आप लोग अपने बच्चे से दूर होने की पीड़ा सह रहे हैं, वो पीड़ा मैं पिछले 1 महीने से सहती आ रही हूँ। बहू ये तू क्या कह रही है? चुप हो जा, तू जानती है ना अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी, और आज मुझे इन गांव वालों को सच बता देने दो। मैं और मेरी सास अपना गांव छोड़कर इस गांव में इसलिए आए हैं ताकि हम इस गांव में आकर बच्चा चोरी कर सके, और हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया बल्कि मजबूरी में किया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं अपनी सास के साथ हॉस्पिटल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। जब मैंने उनसे अपना बच्चा मांगा तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं उन्हें 40 बच्चे लाकर दूंगी तो ही वो मेरे बच्चे की जान बख्शेंगे। इसीलिए मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये घिनौना काम किया, और मैं सच बता रही हूँ, मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मैं 40 बच्चे चोरी कर लूंगी उस दिन मैं अपने बच्चे के साथ उन बाकी बच्चों को भी बचा लूंगी, क्योंकि मैं उस बच्चा चोर के अड्डे तक जाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मुझे और मेरी सास को रंगे हाथ पकड़ लिया। गलती तो तुमने की है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। मैं गांव का सरपंच हूँ। अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता तो आज तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास होता। खैर, तुम मुझे उन चोरों के बारे में बताओ ताकि मैं उन चोरों को सजा दिलवा सकूं। अब नीतू और रीना उन बच्चे चोर गैंग के बारे में सरपंच को बता देते हैं और सरपंच पुलिस वालों के साथ बच्चा चोर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस देखती है कि गुंडों ने काफी बच्चों की चोरी कर रखी है। अब क्या था, पुलिस उन चोरों को हवालत में ले जाती है क्योंकि रीना और नीतू ने भी अपराध किया था, इसलिए उन्हें भी 2 साल की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन इन 2 सालों में नीतू के बच्चे की देख रेख करने की सारी जिम्मेदारी सरपंच अपने सर ले लेता है। जादुई 3 मुंह वाला। देवपुर नगर गांव में हरिया नाम का एक सपेरा अपनी बीवी उषा के साथ रहा करता था। हरिया अपने पालतू सांपों को अपनी पिटारी में बंद करता और दूर दराज के अलग अलग गांव में जाकर सांप का खेल दिखाता और पैसे कमाता। ऐसे ही एक रोज हरिया की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से हरिया बाहर नहीं जा पाता और अपने पालतू सांपों को भी अपनी पिटारी से बाहर नहीं निकालता। पर हरिया की तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जाती है, जिस वजह से उसके पालतू सांपों को खाना नहीं मिल पाता और वो पिटारे के अंदर ही बंद रहते हैं। तो वहीं उषा दिन रात हरिया को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काटा करती। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन गुजर जाते हैं, पर हरिया की हालत में सुधार नहीं आता। और एक दिन हरिया दवाई खाने के बाद अपनी बीवी से बोलता है, उषा, जरा अपने सांपों को देखो, बेचारे 10 दिन से भूखे हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं। माफ कीजिएगा, आपकी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे भी सांपों का होश ही नहीं रहा कि मैं उन्हें एक टाइम दूध दे सकूं। ये बोलकर उषा पिटारी खोलती है। उषा के पिटारी खोलते ही कुछ सांप भाग जाते हैं। उनमें से कुछ सांप मरे हुए होते हैं। ये देखकर उषा और हरिया दोनों चिंता में पड़ जाते हैं और उषा रोते हुए हरिया से बोलती है, कुछ सांपों ने तो दम तोड़ दिया और जो बचे थे वो भी भाग गए। अब तो घर में भी पैसे नहीं बचे हैं। अब घर कैसे चलेगा जी? आपका इलाज कैसे होगा? अपना बेटा जो शहर में पढ़ रहा है, उसकी इस महीने की फीस कैसे जाएगी? अरे उषा, अपने साथ शेष नाग है, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो। जी बोलिए। कल नाग पंचमी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे हर बार हम नागों की पूजा करते हैं, जंगल से नए सांप पकड़ कर लाते हैं, वैसे ही कल भी करें। पर आप ये कैसे करेंगे? आपकी तबीयत तो ठीक ही नहीं है। मैं सब कर लूंगा, तुम बस मेरी इतनी मदद कर दो कि मुझे कुछ पैसे दे दो, जो भी तुम्हारे पास रखे हैं। ये सुनकर उषा मन में खुद से कहती है, अब इनको कैसे बताऊं? घर में 1 रुपया भी नहीं है।
पर इनकी श्रद्धा है, इसीलिए मैं कहीं से भी करके इनको पैसे दूंगी। क्या सोचने लगी उषा? कुछ नहीं जी, आप आराम कर लीजिए, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। हरिया की ये बात सुनकर उषा उसकी बात मान जाती है और हरिया को पैसे देने के लिए बिना हरिया को कुछ बताए अपने सोने के कड़े जाकर बेच देती है और अगले दिन कुछ पैसे हरिया के हाथ में थमा देती है और हरिया उन पैसों को लेकर पूजा का सामान लेता है और मंदिर में जाकर नाग की पूजा करता है। जिसके बाद वो उषा के साथ जंगल में जाता है जहाँ उसके हाथ 3 सांप लगते हैं। उन तीनों सांपों को पकड़कर अपने पिटारे में डालने लगता है कि तभी उनमें से एक सांप अपने मुंह से कुछ पैसे निकालता है। उस सांप के मुंह से पैसे निकलते देखकर हरिया और उसकी बीवी हैरान हो जाते हैं और हरिया उषा से बोलता है, ये कैसा चमत्कार है उषा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है कि कोई सांप अपने मुंह से पैसे निकाल रहा है। हरिया की ये बात सुनकर वो सांप उससे बोलता है, मैं एक जादुई सांप हूँ, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, बस मुझे इस जंगल से कहीं पकड़कर मत ले जाओ। ये सुनते ही हरिया हैरानी के साथ उषा को देखता है और उस सांप से कहता है, हे जादुई सांप, मुझे तुमसे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेहनत का कमाना और खाना पसंद है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इस जंगल से कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। सोच लो, तुम्हें ये सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं एक जादुई सांप हूँ, तुम आज मुझसे जितने पैसे चाहोगे तुम्हें आज मिल जाएंगे। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा जिससे तुम्हें कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोच लिया है सांप महाराज, आप जा सकते हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर हरिया उस सांप को छोड़ देता है और दूसरे सांप को पिटारे में डालने लगता है। तभी दूसरा सांप भी अपने मुंह से सोने के अंडे निकालता है। ये देखकर हरिया एक बार फिर से हैरान हो जाता है और दूसरा जादुई सांप हरिया से कहता है, वो जादुई सांप तुम्हें पैसे दे रहा था, पर मैं तुम्हें सोने के अंडे दूंगा जिससे तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। हे जादुई सांप, मैं तो एक सपेरा हूँ, लालची व्यक्ति नहीं, तुम भी जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। सोच लो, एक बार मैं चला गया तो फिर हाथ नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हें सोने के अंडे हाथ लगेंगे। मैंने सोच लिया है सांप महाराज, आप जा सकते हैं, आप मेरी तरफ से आजाद हैं। तुम उसकी अर्धांगिनी हो, कुछ समझाओ अपने पति को। मैं अपने पति के फैसले के साथ हूँ, वो जो कर रहे हैं मैं उनके साथ ही हूँ, आप जा सकते हैं सांप महाराज। इस तरह हरिया दोनों सांपों को जाने देता है और तीसरे सांप को अपने साथ ले जाने के लिए उसको पिटारे में डालने लगता है कि तभी तीसरा सांप बोल उठता है, हरिया, मैं एक जादुई सांप हूँ जो हर किसी की इच्छाएं पूरी करता हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ परीक्षा लेता हूँ। मैंने इन दोनों सांपों के जरिए तुम्हारी परीक्षा ली और मेरी इस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। अब मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलकर तीनों जादुई सांप एक साथ हो जाते हैं, पर हरिया कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उषा अपने बीमार पति को देखकर रोते हुए तीनों जादुई सांपों से कहती है, हे तीनों जादुई सांप, मुझे आप 3 जादुई सांप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम बस मेरे पति को पहले की तरह ठीक कर दो ताकि वो एक बार फिर से काम कर सके, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सोच लो, तुम्हारे पति ने पहले ही सुनहरा मौका गवा दिया है, पर तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकती हो, तुम जो मांगोगी तुम्हें आज वो मिल जाएगा। मुझे बस मेरा सुहाग चाहिए, मुझे किसी भी तरह की धन दौलत का कोई शौक नहीं है। मेरा पति मेरे साथ रहेगा तो मेरे पास दुनिया की सारी खुशी रहेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उषा को रोता देखकर हरिया की खुददारी देखकर वो तीसरा जादुई सांप हरिया को बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसके बाद उषा हरिया के साथ घर आ जाती है। वो देखती है उसका छोटा सा घर बहुत बड़ा हो चुका था। ये देखकर हरिया उषा से कहता है, मैंने कहा था ना, अपने साथ नाग देवता हैं, ये सब उन्हीं ने किया है।
आप सही बोलते हैं जी, भगवान दिखता नहीं है पर होता सबके साथ है। आप ठीक हो गए और ये सब बिन मांगे ही मिल गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर दोनों घर में जाते हैं और समय बिताते हैं। समय बीत जाता है और अब हरिया पहले की तरह गरीब नहीं रहता। बहुत जल्द शहर से पढ़ाई खत्म करके उसका बेटा भी घर वापस आ जाता है, जिसके बाद हरिया अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। 5 सिर वाली चुड़ैल। ये कहानी वैभवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सभी गांववासी चैन से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी एक दिन अंशु नाम का एक व्यक्ति अपने घर जा रहा होता है। तभी वो रूपाली नाम की लड़की के घर में से कुछ डरावनी आवाज सुनता है। उन आवाजों को सुनकर अंशु डरते हुए खुद से बोलता है, अरे ये रूपाली तो अपने घर में अपने पिता के साथ अकेली रहती है। इतनी रात को इसके घर से ये डरावनी आवाज कैसे आ रही है? मुझे देखना चाहिए, कहीं रूपाली जी किसी मुसीबत में तो नहीं है। इतना बोलकर अंशु उसके घर के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो जाता है और घर के अंदर की बातें सुनने लगता है। तभी वो देखता है कि रूपाली के घर की खिड़की खुलती है और वहाँ से कोई जानवरों की हड्डियाँ बाहर फेंक देता है और फिर तुरंत एक झटके में खिड़की बंद हो जाती है। ये देखकर अंशु बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए जाता है। अरे मम्मी भागो रे, रूपाली जी के घर में कुछ गड़बड़ है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। हे भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। इतना बोलकर अंशु भागते हुए अपने घर जाता है। उसको इस तरह डरा सहमा देखकर अंशु की माँ बोलती है, अरे लल्ला, कहाँ हो गया? तुम इतने डरे काहे हो? अरे मोरी अम्मा, आज मैंने कुछ देखा नहीं सुना। अरे क्या बताऊं माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने वो डरावनी चीज देखी या सुनी। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि रूपाली के घर में कुछ ठीक नहीं है। रूपाली जी किसी मुसीबत में है। तू उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि तुझे हर समय मुसीबत में ही वो नजर आती थी। बचवा, मेरी बात मान, तू उस कलमुही का पीछा छोड़ दे। मैं तेरी शादी उससे भी सुंदर लड़की से करवाऊंगी। वो कलमुही ना जब भी अपने घर से बाहर निकलती है ना, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। माँ, मैं प्यार में पड़कर ये सब चीज नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरी बात को समझो। इतना बोलकर अंशु अपनी माँ को वो सारी घटना बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिसके बाद अंशु की माँ को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और अगली सुबह अंशु की माँ गांव वालों से मिलकर उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद गांव वाले बोलते हैं, मुझे तो ये लड़की पहले भी ठीक नहीं लगती थी। इसके लक्षण भी कुछ सही नहीं है और अब तो उसका बाप भी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा। जरूर वो एक डायन है और कोई काला जादू करती है। हम सभी गांव वालों को मिलकर उसे गांव से निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो काला जादू करके हम गांव वालों के साथ पता नहीं क्या करे। मुझे भी यही लगता है, तभी तो मेरा बेटा उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। उसके प्यार में ऐसा पड़ गया है उसके प्यार में कि उसे रूपाली के अलावा कोई नजर नहीं आती। अब हम सबको मिलकर इस गांव से उस लड़की को निकाल देना चाहिए। अब सभी गांव वाले एक साथ रूपाली के घर जाते हैं और उसे उसके घर से निकाल देते हैं। रूपाली को गांव से निकालते ही उसी रात जब नीतू नाम की एक औरत रात के समय पानी भर के घर जा रही होती है, तो वो रोड पर एक चुड़ैल को देखती है। चुड़ैल को देखकर नीतू के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल नीतू के सामने आ जाती है और उससे बोलती है, मैं कब से तो जैसी सुंदर औरत की तलाश कर रही थी, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। पर तुम सुंदर औरत को क्यों ढूंढ रही हो? हम सुंदर औरतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या चाहिए हमसे? मुझे तेरा सर चाहिए। हा, 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 हा। मेरा सर? पर वो क्यों? देखो, मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा घर पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मैं भी तो कब से तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तुम मुझे मिल चुकी हो तो अब मैं तुझे मार कर तेरा सर लूंगी और इस तरह से मैं 5 औरतों को मार कर उनका सर अपने सर में जोड़ लूंगी और जब मेरे 5 सर हो जाएंगे तब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। हा हा हा। फिर मैं कभी किसी के बस में नहीं आऊंगी, फिर वही होगा जो मैं चाहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल नीतू को मार डालती है और उसके सर को अपने सर के साथ जोड़ देती है। मेरे 2 सर हो चुके हैं, बस अब मुझे 3 और सर चाहिए। 3 सर 3 रात और मैं बन जाऊंगी शक्तिशाली। हा 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 हा। इस तरह से चुड़ैल नीतू को मारकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह गांव वाले नीतू की लाश को देखते हैं, जिसके बाद आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे अंशु की माँ, तुम तो कह रही थी रूपाली डायन है, वो काला जादू कर रही है। हमें उस रूपाली से खतरा है, पर ये क्या, रूपाली के जाने के बाद इतनी बेरहमी से इस औरत की मौत किसने कर दी? अरे मोरी मैया, अब तो मुझ पर ऐसे शक काहे कर रहे हो जैसे मैंने ही इसे मारा हो। अरे मुझे क्या मालूम इसे किसने मारा है। ये भी तो हो सकता है ना कि रात को कोई गुंडा चोर मवाली आ गया हो और उसने इस बेचारे को मार डाला हो। ये भी हो सकता है, पर हमें अब इस औरत की लाश का क्रियाक्रम करना होगा, क्योंकि हम गांव वाले नहीं जानते कि ये लाश आखिर किसकी है। इतना बोलकर सभी गांव वाले नीतू की लाश का क्रियाक्रम करते हैं और इसी तरह से चुड़ैल रात होते ही अपना शिकार ढूंढती है और उन्हें मारकर अपने सिर में एक और सिर जोड़ लिया करती। इस तरह से गांव में देखते देखते 3 दिन 3 औरतों की लाश मिलती है, जिसके बाद गांव वाले बोलते हैं, इस औरत की लाश को लेकर ये तीसरी लाश है जिसका सर नहीं है। होना हो ये किसी बुरे साए का काम है। तुम सही कह रहे हो भैया, हमें कुछ करना चाहिए। मेरी मानो तो रूपाली के पास ही चलते हैं। आखिर जब से हमने उसे गांव से निकाला है तभी से हमारे गांव में एक एक करके लोगों की मौत हो रही है। होना हो रूपाली जरूर इन सब के बारे में कुछ जानती होगी। अब सभी गांव वाले रूपाली के पास जाते हैं और उसे गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर रूपाली गांव वालों से बोलती है, ये काम वही चुड़ैल कर रही है जिसने मेरे पापा को कैद किया हुआ है। मैं कोई डायन नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को उस समय सच इसीलिए नहीं बता पाई क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरे ही घर में मेरे पिताजी को कैद किया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे पिताजी को मार डाले, इसीलिए मैं हर रोज जानवर का मांस उसे खाने को दिया करती थी। एक दिन अंशु ने मेरे घर से उस चुड़ैल की आवाज सुन ली और तुम सभी गाँव वालों को लगा मैं कोई डायन हूँ। तुम लोगों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो चुड़ैल आजाद हो गई और इसीलिए वो गांव की औरतों को मार रही है और उसके सर को अपने सर में जोड़ रही है। अगर उस चुड़ैल ने इस तरह अपने 5 सर पूरे कर लिए ना तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। उसके बाद हम गांव वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हे भगवान, इस तरह से तो उसके 4 सिर हो चुके होंगे और आज रात को अगर उसने किसी को मार डाला तो उसके 5 सिर पूरे हो जाएंगे। रूपाली, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। अब हमें कुछ भी करके आज रात को ही उस चुड़ैल को खत्म करना होगा। पर हम उस चुड़ैल को कैसे खत्म कर सकते हैं? हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उस चुड़ैल को देखा है? तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है? हाँ, अगर तुम्हें पता है वो चुड़ैल कैसे मर सकती है तो तुम हम गांव वालों को बताओ। हम तुम्हारी मदद से उस चुड़ैल को खत्म कर देंगे। यदि हम उस चुड़ैल के चारों सर को काट दें तो ही उस चुड़ैल का अंत हो सकता है। पर हम ये काम कैसे कर पाएंगे? मैं उस चुड़ैल से बात करूंगी और जब वो चुड़ैल मुझसे बात कर रही होगी तुम सभी गांव वाले पीछे से आकर उसकी गर्दन को काट देना। आखिर सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं। अब जब रात होती है तो रूपाली उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। चुड़ैल रूपाली से बात करने लगती है और गांव वाले पीछे से आकर उस चुड़ैल के चारों सर काट देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं पर खत्म हो जाती है और रूपाली अपने घर वापस आ जाती है।